अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको मैं हूँ माजिद इमाम जोखियो। आज हम बात करेंगे बरसगीर पाक व हिंद में होने वाले एक अजीम मुआहदे लखनऊ पैक्ट के बारे में, जो इंडिया के शहर लखनऊ में साइन हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान। तो इसकी अहमियत को बाद में हम देखेंगे, क्या इसकी अहमियत थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका रिस्पॉन्स क्या था। लेकिन अब पहले हम देखेंगे कि आखिर इस एग्रीमेंट में था क्या क्या जो है वो नुकात थे जिन पर दो पार्टीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस वो एग्री हुई थी। तो जो सबसे पहला नुक्ता था जिस पर दोनों पार्टीज़ एग्री हुई थी वो था डोमिनियन स्टेटस का, यानी कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, डिक्लेयर किया जाए कि ये इंडिया जो है वो एक कॉलोनी अब नहीं, अब वो एक डोमिनियन है ब्रिटिश क्राउन का। तो ये सबसे पहला नुक्ता था जिस पर ये दोनों पार्टीज़ एग्री हुई थी कि इंडिया को है जो है वो सेल्फ़ गवर्नमेंट दी जाए और वो सेल्फ़ गवर्नमेंट मुकम्मल ऑटोनोमस हो, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो। तो ये पहला नुक्ता था जिस पर दोनों पार्टीज़ एग्री हुई थी। अब जो दूसरा अहम नुक्ता था जिस पर दोनों पार्टीज़ एग्री हुई थी वो था रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था इंडिया का, वो जैसे हमारी आज पार्लियामेंट है, इंडिया की पार्लियामेंट है, इसी तरह काम करता था। 1861 में वजूद में आया था सेंट्रल लेजिस्लेचर और उसने 1947 तक काम किया था। तो जो रिप्रेजेंटेशन थी उसके हवाले से एक एग्रीमेंट हुआ, दोनों पार्टीज़ एग्री हुई कि अब इंडिया का जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा उसकी कुल तादाद थी, कुल मेंबर्स की तादाद थी 150। तो उस पर जो 75 मेंबर्स होंगे उनमें से वो इंडियंस होंगे और उनमें 75 में से 25 तकरीबन वो मुस्लिम्स होंगे। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान और वो भी ये नुक्ता भी इसी लखनऊ पैक्ट का हिस्सा है कि जो इंडिया का सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो 150 मेंबर्स पर मुश्तमिल था। उसमें से 75 मेंबर्स वो इंडियंस होने चाहिए, इन दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया, और इन 75 में से 25 मुस्लिम्स होने चाहिए। तो जो तीसरा अहम और सबसे अहम नुक्ता था जिस पर दोनों पार्टीज़ एग्री हुई और फिर बाद में कांग्रेस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि जो इंडिया है उसमें मुस्लिम्स का जो एक बहुत पुरानी मुस्लिम्स की डिमांड थी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं। तो वो जो डिमांड थी वो इस एग्रीमेंट के थ्रू इस एग्रीमेंट के ज़रिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कन्विंस किया कि आप वो इस चीज़ को माने कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दिए जाए ताकि मुस्लिम्स वहाँ से अपने नुमाइंदे इलेक्ट करवा सकें। सेपरेट इलेक्टोरेट ये होता है कि जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होती है सिर्फ उसी कम्युनिटी के मेंबर को अलो किया जाता है कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सके, और फिर उसी कम्युनिटी के अफराद जो होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनको सिर्फ ये राइट होता है कि वो वोट कास्ट करें। तो ये एक अहम नुक्ता था जिस पर ये दोनों जो है वो पार्टीज़ एग्री हुई थी। तो ये तीन अहम नुकात थे जो बहुत ज़्यादा अहम थे, वो यही थे। चौथा जो अहम नुक्ता था जिस पर दोनों पार्टीज़ एग्री हुई थी वो था कम्युनल वीटो का। यानी अगर मिसाल की बात है, कोई एक लॉ है या कोई बिल है या कोई एक्ट है जो किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो उस कम्युनिटी के मेंबर्स अगर उस कम्युनिटी के अगर मेजॉरिटी मेंबर्स वो उस बिल की मुखालफत करते हैं तो उस बिल को नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा, यानी उस बिल को पास नहीं किया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेचर में। तो ये बहुत अहम एक नुक्ता था जिस पर दोनों पार्टीज़ एग्री हुई थी। तो ये चार अहम नुकात थे जिन पर ये पार्टीज़ एग्री हुई थी। इसके अलावा भी चंद नुकात और भी थे जो कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते, लेकिन जो चार अहम नुकात जो मैंने आपको बताए वो बहुत ज़्यादा अहम हैं कि वो इस लखनऊ पैक्ट का हिस्सा थे। नंबर 1, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। नंबर 3 जो था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का। नंबर 4, कम्युनल वीटो। तो ये चार अहम पॉइंट्स थे जिन पर ये दोनों पार्टीज़ एग्री हुई थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस एग्रीमेंट की, इस पैक्ट की आखिर क्या इम्पोर्टेंस थी, क्यों ये पैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से एक थ्रेट के तौर पर लिया गया।
देखिए अगर देखा जाए तो हम थोड़ा माजी में जाएं तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1906 में। फिर मिंटो मोरेले रिफॉर्म्स आए थे। उनमें मुस्लिम्स की ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो मिंटो मोरेले रिफॉर्म्स होंगे उनमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिए गए। इसके बाद बाद एक और इवेंट हुआ था जिसने बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स को ब्रिटिश के अगेंस्ट कर दिया था, और फिर मुस्लिम लीग ने सोचा कि अब कोई और चारा नहीं तो कांग्रेस की जानिब भी अपना जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। तो वो इवेंट था वर्ल्ड वार 1 का, जिसमें अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स जो थे वो दुनिया में जंग में मसरूफ़ थे, और जो ओटोमन अम्पायर था वो जो था अलाइड पावर्स के ख़िलाफ़ जंग में उसने वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा लिया था। तो जो मुस्लिम्स थे दे कंसिडर्ड ओटोमन अम्पायर वेरी डियर टू देम, तो इसलिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो ओटोमन अम्पायर था उसकी जो डिस्ट्रक्शन थी, ओटोमन अम्पायर के ख़िलाफ़ जो ब्रिटेन लड़ रहा था जंग में, या ओटोमन अम्पायर जो जंग में ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, तो उसकी हिमायत कर दी, यानी ओटोमन अम्पायर की हिमायत कर दी थी मुसलमानों ने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटेन के वो अगेंस्ट हो गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मुस्लिम्स ने कांग्रेस की तरफ कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि अब हम दोनों जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टफ टाइम देते हैं। तो ये 3 अहम वजूहत थी कि मुस्लिम लीग ने इस चीज़ पर सोचा कि अब कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। तो अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से एज अ थ्रेट क्यों लिया गया। तो एज अ थ्रेट इसलिए लिया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये देखा कि अब सूरत हाल कुछ इस तरह हो गई है कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग की तरफ आ रही है और मुस्लिम लीग कांग्रेस की तरफ आ रही है, और उसमें जो कलीदी किरदार है वो मोहम्मद अली जिन्नाह का है। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश ऑफिशल्स थे उनमें एक केओस पैदा हो गया कि अब ये 2 पार्टीज़ मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगी। तो ये वजह थी इस पैक्ट की अहमियत की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा धचका लगा था इस पैक्ट के साइन होने से। तो ये लखनऊ का पैक्ट इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल है। लखनऊ पैक्ट जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट समझा जाता है जिसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी इंडिया में, जो एक बहुत बड़े अरसे से नापीद हो चुकी थी, उसको एक सहारा दिया था, और फिर हिंदू और मुसलमानों ने कुछ अरसे तक ही सही, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ही टफ टाइम दिया था बरे सगीर में। That is enough for today. I hope you enjoyed today's lecture. Thank you so much, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.